बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पीएसएक्स के हवाले से एक बड़ी ही मेजर ब्रेकिंग जो है वो एक्सपोर्ट पॉलिसी सिर्फ पीएसएक्स के ही हवाले से नहीं, हमारी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। इसके साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। साथ साथ जो नेक्स्ट वीक में दो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट्स तो काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन दो बड़ी कंपनीज जो मैं समझता हूँ कि जिनके रिजल्ट्स जो है वो आने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी तीन कंपनीज जो कि एसडीएफ, निशात चूनिया लिमिटेड और निशात मिल्स लिमिटेड को भी हम डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज की जो है वो टॉपिक का हिस्सा है वीडियो की वीकली रिकैप की। मार्केट को तो हम एनालाइज करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट के एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्रेनिंग के हवाले से बताऊं कि काफ़ी सारे लोग चाह रहे थे कि वो टेक्निकल्स को तमाम तरीके से प्रॉपर सीखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए हमने एक ट्रेनिंग अनाउंस कर दी है जिसका बैच वन की रजिस्ट्रेशन हम जो है वो इस वक्त ले रहे हैं और अनाउंस कर दी गई है। डेट्स जो है वो स्टार्ट है, 28 फैब की लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो जो लोग प्रॉपरली टेक्निकल्स को सीखना चाहते हैं, जिस तरह चाहे वो टेक्निकल्स आप पीएसएक्स में इस्तेमाल करें या फिर वो क्रिप्टो में या कमोडिटी या फॉरेक्स मार्केट, वो तमाम ही जगह पर अप्लाई होती है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं प्रॉपरली तो वो लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666 5। व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी रब्ता करके तफसीलात इस हवाले से हासिल की जा सकती है। तो ट्रेनिंग में लिमिटेड सीट्स हैं, तो जो लोग सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से वो लोग रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर रब्ता करके मजीद तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। मार्केट के जो एक प्रॉपर KSE 100 इंडेक्स की सूरत हाल है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम इंशाल्लाह एक एक करके तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मार्केट की सूरत हाल अगर हम देखें तो सबसे पहले हम वीकली बेसिस की तरफ चलते हैं। वीकली के ऊपर अगर हम मार्केट को सबसे पहले डिस्कस करें तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़ी ही एक कैंडल बनी है, जिसमें अगर आप देखें तो मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग है वो नियरली 5,000 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर क्लोज हुई है। एक जो सूरत मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि मुसलसल तौर पे वो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, जो कि मार्केट के इंडेक्स का रुक जाना या फंस जाना शामिल है। डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यही एक एरिया है जो मार्केट के चैनल का है। उस चैनल के टॉप पर एक बार मार्केट यहाँ रिजेक्ट हुई थी 1,70,000, देन फिर 1,87,000 और फिर जो 1,88,000 के करीब और फिर 1,91,000 के करीब। तो ये तीन मरतबा इस टॉप को, चैनल के टॉप को मार्केट ने टेस्ट किया है, KSE 100 इंडेक्स ने टेस्ट किया है। मगर सूरत हाल जो है वो फेल हो रही है, ब्रेकआउट की सूरत हाल, और यही मुसलसल तौर पे हमें नजर आ रहा है। ये चैनल काफी पुराना है, दिसंबर 2024 से ये चैनल चल रहा है और मुसलसल मार्केट हमारी इसी चैनल के अंदर मूव कर रही है। तीन मेजर ब्रेकआउट्स के बाद एक लिक्विडिटी, जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, मुसलसल के जो लिक्विडिटी की सूरत हाल है मार्केट में इंडेक्स में वो नजर आ रही है। तो इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स की जो सूरत हाल डिफाइन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडेक्स हमारा फंस रहा है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। मगर ऑन दी अदर हैंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर शामिल होता है। ये टेक्निकल टर्म्स है, तो ये बड़ी एडवांस लेवल की टेक्निकल टर्म्स है। और इसके अंदर अगर हम सूरत हाल देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक मामला अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो इंडेक्स ऊपर ही ऊपर जो है वो एक प्रॉपर रैली की शक्ल में यहाँ पर बन के ऊपर आया था 1,87,000 के करीब, और फिर वहां से एक प्रॉपरली एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आई हमें। करंटली इसी लाइन के साथ एक पोजीशन, एक स्मार्ट मनी जो है वो यहाँ से एंटर हुआ है और एक लिक्विडेट करते हुए तमाम पोजीशंस को लेते हुए, और एक स्मार्ट मनी इसी एरिया के साथ जो है वो हम देख सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो यहाँ पर एंटर हुए हैं और एक अच्छी पोजीशन के साथ मार्केट को संभालने की कोशिश की है। मार्केट की अगर हम पोजीशन देखें तो अगर हम जनरल टर्म्स में, चूंकि आगे जंग की सूरत हाल भी हमें नजर आ रही है कि जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसकी भी वजह से एक कशीदगी है, तो उसकी तरफ से भी एक नजरें सब लोगों ने रखी हुई है कि क्या पोजीशन वहां पर बन सकती है या क्या मामलात हमें वहां पर नजर आते हैं। तो उस हवाले से एक तमाम चीजें बेहतर साइड पर हमें चलती है तो मार्केट हमें जो है वो एक साइड बेस की पोजीशन पर नजर आएगी। ऑल दो हमारी मार्केट का नंबर चूंकि काफी बड़ा है, हम 1,84,200 के करीब इस वक्त खड़े हुए हैं, तो इंडेक्स का नंबर एक काफी बड़ा है। मार्केट का 1% बढ़ना या 1% गिरना भी जो है वो एक बड़ा नंबर साबित होता है। 1,84,000 यानी कि 1% का बढ़ना, यानी कि 1,840 पॉइंट्स का बढ़ना या गिरना शामिल है। तो एक चूंकि एक बड़ा नंबर है इंडेक्स का, तो 1% से भी बड़ा एक फर्क पड़ता है,
जो कि मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट हमें एक साइड वेज, जो कि एक बड़ा नंबर है साइड वेज का, जहां पर हमें नजर आती है, तो मार्केट के लिए ये साइड वेज का जो नंबर है वो मार्केट के लिए 1,80,700 से लेकर 1,86,700, यानी कि कमो बेश 6,000 पॉइंट्स बनते हैं। मैं समझता हूं कि मार्केट का इंडेक्स जो है वो हमें इसी तरफ साइड वेज एक नजर आ सकता है, इसी तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आई। तो इंडेक्स वाइज जो है वो ये सूरत हाल है, लेकिन स्टॉक वाइज हमें जो है वो एक करेक्शन की सूरत हमें नजर आ सकती है, और एक लिक्विडिटी की सूरत हाल हमें नजर आ सकती है, चूंकि आगे रिजल्ट्स भी काफी सारे हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, कुछ के बुरे होंगे। तो इस तरह मिला जुला कर एक रुझान जो बनेगा वो एक साइडवेज इंडेक्स को फंसा के रख सकता है। ऑन दी अदर हैंड, इंडेक्स हमारा बहुत तेजी के साथ मूव करता है, या बहुत कोई सेंटिमेंटल कोई खबर आती है, मार्केट हमारी जो है वो अपसाइड की तरफ मूव करेगी, या फिर न्यूज जो खबरों के हवाले से वही सेंटिमेंटल बेस्ड अगर चीजें चलती है, जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अल्लाह ने बेहतर किया तो ये सूरत हाल जो है वो टल जाएगी। ऑन दी कॉन्ट्ररी, कि अगर नहीं टलती तो फिर हमें इंडेक्स एक बेहतर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि मजीद लिक्विडिटी की तरफ जाता हुआ नजर भी आ सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि फिर अगली लिक्विडिटी 1,76,75,76,000 के करीब हमें नजर आएगी। बेहतर सूरत में हमें एक साइड वेज इंडेक्स नजर आ सकता है। ये सूरत हाल है, जबकि स्टॉक वाइज जो है वो करेक्टिव ट्रेंड्स, और कुछ स्टॉक्स में मूव नजर आएगा, कुछ स्टॉक्स में जो है वो हमें एक लिक्विडिटी जनरेट होती हुई, एक गिरावट होती हुई नजर आएगी। तो ये एक मिक्स सूरत हाल है, जिसमें इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी भी वैलिड है। अगर आप पिछले दिनों में जाएं, थर्सडे वाले दिन, तो 6,000 पॉइंट्स तो इंडेक्स हमारा गिरा था। लेकिन अगर आप स्टॉक्स की पोजीशन देखें तो स्टॉक्स के अंदर जो है वो इतनी खासी गिरावट नहीं थी, जिसमें पीपीएल को अगर हम देखें तो तकरीबन कमोबेश 9,500, 9.5 पॉइंट्स, 9.5 जो है वो रुपए का गिरावट उसके अंदर थी। ओजीडीसी की भी कोई ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन हमने इनको एक एक दिन में बढ़ता हुआ भी काफी ज्यादा देखा है। 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए भी बढ़ता हुआ हमने एक एक दिन में देखा है। तो ये 6,000 पॉइंट्स, चूंकि सारे ही स्टॉक्स ने मिलकर अपना जो है वो इनपुट दिया था, तो इस वजह से इंडेक्स काफी प्रेशर में आया, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो एफएफसी था इंडेक्स को गिराने में। पिछली वीडियोस में भी यही डिस्कस किया था हमने कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसके अंदर एक मेजर बायर्स हैं एफएफसी में। उन्होंने अभी भी जो है वो थर्सडे वाले दिन जब एफएफसी लोअर लॉक पे था, तो वहां पर उन्होंने बाइंग ही की है फर्टिलाइजर के अंदर, खास करके एफएफसी में म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग ही की है, जो कि वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि वो शरिया कंप्लाइंट होने जा रहा है, बिल्कुल करीब है। तो शरिया कंप्लाइंट की वजह से उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो कंटिन्यूस उनके अंदर बाइंग नजर आ रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, जबकि जो सेलिंग हुई थी वो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से हुई थी। जिसको मैं कहता हूं कि एफएफसी के जो मालिकान, यानी कि फौजी ग्रुप के बाद जो एक्चुअल मालिकान यानी कि इन्वेस्टर्स की शक्ल में जो मालिकान है वो म्यूचुअल फंड्स हैं, और म्यूचुअल फंड्स मजीद भी एज अ ओनर उसको खरीद ही रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेज उसके ओनर नहीं है, वो इतने बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इतने बड़े जो है वो स्टेक होल्डर नहीं है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो उन्होंने सेलिंग की है, उन्होंने अपने प्रॉफिट बुकिंग की है, और उसकी वजह से एक एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग की वजह से एक लोअर लॉ की सूरत हाल बनी थी। तो कोई घबराने वाली सूरत हाल नहीं है, एक लिक्विडिटी की पोजीशन है। लिक्विडेट जब होती है तो एक बड़ी रैली के लिए भी लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो लिक्विडेट होती हुई पोजीशन से घबराना नहीं चाहिए। जो एक मजबूत स्टॉक्स हैं, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मजबूत कंपनीज को देखें, क्योंकि आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके टेक्निकल्स पर नहीं, उस कंपनी पे उसके फंडामेंटल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बड़े अच्छे मौके होते हैं, जब ये लिक्विडेट होती है पोजीशन, तो वहां पर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़ा समझता हूं कि मैं बहुत अच्छा मौका है, जब लिक्विडेट होती पोजीशंस तो वो इसके अंदर कंसोलिडेट करें, और अच्छी कंपनीज के अंदर कंसोलिडेशन करें जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, टाइम बीइंग नहीं, जिनके अरसा दराज से फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ना कि उन कंपनीज में जो कि इन्वेस्टमेंट वाली नहीं है लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट वाली है। तो ये सूरत हाल है, और एक प्रॉपर दोनों ही बड़ी एक डिफरेंट जो जो है वो रोड्स हैं, दोनों ही डिफरेंट रोड मैप्स होते हैं दोनों के, चाहे वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग एक मुख्तलिफ चीज़ है और इन्वेस्टिंग एक मुख्तलिफ चीज़ है। आप जो करते हैं पहले माइंड बनाएं कि आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, उसके हिसाब से आप मार्केट के अंदर चीज़ों को एनालाइज करें और उस हिसाब से ही काम करते जाएं। तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट बेस्ड मार्केट, मजीद लिक्विडिटी आती है तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बड़ा एक अच्छा मौका मिलेगा, और उनका जो है इन्वेस्टर मोड जो है वो इस वक्त ऑन करने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर
1836 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है। और ये पोजीशन टेक्निकल्स की मुझे लगती है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता, 1,92,000, 1,93,000 का इस वक्त नंबर है ब्रेकआउट का इस चैनल के, जो कि ब्रेकआउट नहीं आएगा तो मार्केट हमें इसी चैनल के अंदर फंसी हुई नजर आएगी। तो यही एक सूरत हाल मार्केट की है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी जो मामला इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग नजर रख के बैठे हैं उनको पता होगा कि बड़ी लिक्विडिटी हुई है। तो ये क्रैश नहीं हुए, बेसिकली लिक्विडेट हुए हैं। एक बड़ी रैली के बाद एक लिक्विडिटी, एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एंट्री बनती है, तो वहां पर भी एक लिक्विडिटी पोजीशन के बाद एक स्मार्ट मनी जो है वो एंटर होगा और वहीं से फिर एक रैली दोबारा से पंप करके उसको कंटिन्यू करेगी। हमारी मार्केट के साथ भी यही सूरत हाल है, एक लिक्विडिटी की पोजीशन है, घबराने वाली नहीं है, मार्केट को क्रैश की सूरत हाल में नहीं है। मार्केट ने मजीद बढ़ना है, मजीद मार्केट ने ऊपर जाना है। मैंने अपना टारगेट भी, ईयरली टारगेट भी जो है वो दिया हुआ है। मार्केट में आप देख सकते हैं कि उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे तो 25,000 कमोबेश पॉइंट्स थे। आज जो है वो पॉइंट्स मजीद दूरी का जो है वो एक दूरी हो गई है। जो पॉइंट टारगेट पॉइंट्स के साथ एक मजीद जो है वो फासला बढ़ गया है। मार्केट समरी की तरफ चलते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम की समरी पहले डिस्कस करते हैं जुमे वाले दिन की, फिर इसके बाद हम आगे मजीद भी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अगर हम समरी की तरफ बढ़ें तो समरी की सूरत हाल में एक मिक्स है। ज्यादातर आप देख सकते हैं कि ग्रीन साइड के ऊपर मामला नजर आता है, कुछ ही जगह पर रेड एक मामला है, जो कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है और एक मजीद जो है वो जिन्होंने बाइंग की थी जुमेरात वाले दिन मार्केट जब एक लिक्विडेट हो रही थी तब भी एक मजीद एक पोजीशन जबरदस्त नजर आई है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एंग्रो एच ने सबसे ज्यादा पॉइंट सेट किए हैं। इसके बाद जो है वो लकी सीमेंट, यूबीएल, मीजान बैंक, मारी एनर्जीज, एचबीएल, पीपीएल, इफर्ट, जावेदान कॉर्पोरेशन, हबको, निशात मिल्स, इंटरलूप, ओजीडीसी, इंडस इंडस मोटर्स, केटीएमएल वगैरह शामिल है। माइनस साइड के ऊपर एफएफसी सरे फहरिस्त है। उसके साथ मीजान, सॉरी, इसके बाद एमसीबी बैंक, फिर पॉल, बैंक ऑफ पंजाब, आदमजी इंश्योरेंस, अस्करी बैंक, बैंक अल अबीब और तमाम जो है वो चली आ रही है सूरत हाल। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त रहे हैं पॉइंट सेट करने में। इसके बाद सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्सटाइल कॉम्पोजिट, ऑटो, प्रॉपर्टी, पावर, टेक्नोलॉजी वगैरह शामिल है। माइनस साइड पर फर्टिलाइजर है, इंश्योरेंस है, केमिकल, केबल, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, वीविंग और लीजिंग कंपनी वगैरह शामिल है। जुमे वाले दिन के वॉल्यूम्स की बात करें, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स के इलेक्ट्रिक में है। बैंक ऑफ पंजाब, पीटीसी, पीआईबीटीएल, लॉटे केमिकल, सिनर्जी, एफएफएल, एफसीसीएल, पीपीएल, एफएफसी, एसएसजीसी वगैरह शामिल है। ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चली आ रही है। हम दोबारा से इंडेक्स की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे हम मार्केट के दूसरे भी जो पहलू हैं, जो एक्सपोर्ट के हवाले से भी सूरत हाल है, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ भी हम बढ़ेंगे। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम जाएं तो वीकली पे तकरीबन मार्केट 5,000 पॉइंट साइड के ऊपर, 5,000 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है। और अगर हम मंथली बेसिस के ऊपर जाएं तो 10,120 पॉइंट्स प्लस साइड के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग नजर आती है मार्केट की। आगे हम चलते हैं, मजीद भी जो है वो समरी को हम डिस्कस करते हैं कि आगे जो वीकली बेसिस के ऊपर स्टॉक्स की क्या पोजीशन रही है और मार्केट में कौन से ज्यादा स्टॉक्स जो है वो पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए हैं। वीकली बेसिस पर अगर हम कंपनीज पे चलें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो साजगार ने ऐड किए। इसके बाद के इलेक्ट्रिक, मिलेट ट्रैक्टर, जावेदान कॉर्पोरेशन, मीजान बैंक, बैंक अल फलाह, नेस्ले वगैरह शामिल है। माइनस साइड के ऊपर एफएफसी सर फहरिस्त है, फर्टिलाइजर्स, फातिमा फर्टिलाइजर्स से। उसके बाद है फिर ओजीडीसी है, इंग्रो एच है, लकी है, एमसीबी है, हबको है, इफर्ट है, मारी एनर्जीज है। इसके बाद यूबीएल, पीटीसी वगैरह शामिल है। सेक्टर्स की अगर हम बात करें वीकली बेसिस पर तो सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड करने वाले सेक्टर्स में प्रॉपर्टी सबसे सरे फहरिस्त है। इसके बाद टेक्सटाइल, ऑटो, सिंथेटिक, शुगर वगैरह शामिल है। माइनस साइड के ऊपर फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, और कमर्शियल बैंक है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, फार्मास्यूटिकल्स है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर वगैरह शामिल है। मंथली बेसिस पर अगर हम आ जाएं तो मंथली बेसिस पर जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा पॉइंट सेट किए हैं वो सरे फहरिस्त एफएफसी है। उसके बाद ओजीडीसी है, मिजान है, यूबीएल है, फातिमा फर्टिलाइजर है, पीपीएल है, इफर्ट, एटलस होंडा। इसके बाद पॉल, पाकिस्तान टोबैको वगैरह शामिल है। माइनस साइड की बात करें तो लकी सरे फहरिस्त है। इसके बाद पाइनियर सीमेंट सिस्टम्स, नेस्ले, पीटीसी, पीएसओ, क्वार्ट सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, आईबीएफ एल वगैरह शामिल है। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो ऐड किए हैं वो फर्टिलाइजर ने, फिर कमर्शियल बैंक्स ने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑटो, टोबैको, इन्वेस्टमेंट बैंक, प्रॉपर्टी वगैरह शामिल है। माइनस साइड पर सीमेंट है, टेक्नोलॉजी है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, सिंथेटिक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग है, मिसेलिनस है, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल है। अगर हम वीकली बेसिस पर वॉल्यूम की बात करें तो वीकली बेसिस पर वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा के इलेक्ट्रिक में देखेंगे। इसके बाद जावेदान कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान पेट्रोलियम सिस्टम्स, निशात मिल्स, मिजान बैंक, साजगार इंजीनियरिंग वगैरह शामिल है। मंथली बेसिस के ऊपर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो अभी तक पीपीएल में देखे गए हैं। उसके बाद ओजीडीसी, जावेदान कॉर्पोरेशन, हबको, एंग्रो एच, बैंक अल फलाह, एफएफसी, यूबीएल, मिजान बैंक वगैरह शामिल है। पूरी लिस्ट चली आ रही है।
अब हम चलते हैं टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से। तो टेक्सटाइल पॉलिसी को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो कि ये थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं कि ये है क्या और किन कंपनीज को एक बेनिफिट इससे जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो हमें अ, कुछ साउथ की तरफ यानी कि सदर्न रीजन यानी कि कराची के खास करके जिसमें शामिल है, वहां पर कराची और बलूचिस्तान की जो पट्टी है वहां पर जो कुछ कंपनीज हैं वो शामिल है। मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ा बेनिफिट एक्सपोर्ट के हवाले से होगा, जिसके अंदर जिन कंपनीज का एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है। यानी कि अगर हम सीमेंट के अंदर देखें तो लकी सीमेंट, जिसका काम ही एक एक्सपोर्ट बेस्ड है और एक्सपोर्ट पर ही उनका फोकस है, तो एक्सपोर्ट बेस्ड मैं समझता हूँ लकी इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा सीमेंट फैक्ट्री में। सेकेंडली अगर हम आए, क्योंकि उनका काम एक्सपेंशन का भी इस वक्त चल रहा है और उसी की वजह से दो इनके रिजल्ट जो आए, अभी जो रिजल्ट आया है लकी सीमेंट का उसमें उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। इससे पहले भी जो रिजल्ट आया था उसमें भी उन्होंने बड़ा कम डिविडेंड दिया था। उसकी वजह जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को ही प्रमोट करना है, जिसमें कॉन्गो में इनका जो प्लांट है अफ्रीका में वो ये एक्सपेंड कर रहे हैं। सदर्न रीजन में भी जो इनका प्लांट है उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि वो एक्सपोर्ट पे मजीद फोकस कर सकें। कॉन्गो के अंदर जो इनका प्लांट है उसको भी ये मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि वो यूरोप मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। यूएस वगैरह में तो इनकी पहले ही एक्सपोर्ट्स बड़ी अच्छी चल रही है और बड़ी जबरदस्त प्रॉफिटेबल सूरत हाल है, लेकिन ये मजीद एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें यूरोप मार्केट इनका टारगेट है। तो मैं समझता हूँ लकी को बड़ा बेनिफिट होगा इस गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से। दूसरी अगर हम चलें एक्सपोर्ट की ही बेस्ड सीमेंट फैक्ट्री पर, तो मैं समझता हूँ कि डीजी खान सीमेंट इसके बाद एक बड़ा प्लेयर है जिसको बहुत बेनिफिट होगा एक्सपोर्ट के हवाले से इस पॉलिसी से। जिसमें अगर हम देखें तो डीजी खान सीमेंट ऑलरेडी जो है वो लकी के बाद एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री पे बड़ा जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो 10 ममालिक में डीजी खान सीमेंट ऑलरेडी अपनी सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है जिसको बड़ा एक इस पॉलिसी से बेनिफिट होगा। आगे हम चलें तो आईएलपी यानी कि इंटरलूप, इंटरलूप भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि ऑलरेडी अपनी एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहा है। हाल ही में इन्होंने अमेरिका में यूएस में एक कंपनी जो है वो एक्वायर की है जिसका एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से ही ताल्लुक है, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट को बड़ा टारगेट कर रहा है और ये अपनी लोकल कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। इनकी फैक्ट्री चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी इनकी दो फैक्ट्रीज हैं जिसको ये एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं और कंप्लीटली ये एक्सपोर्ट पर ही काम करते हैं। सॉक्स और अपेरल्स और इस तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स इनकी प्रोडक्ट लाइन में शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसा प्लेयर है जिसको ये चीज बड़ा बेनिफिट करेगी एक्सपोर्ट की जो ये पॉलिसी है। आगे हम चलें तो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड SGF, ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े जो है वो बेनिफिशियल साबित होंगे इस पॉलिसी की वजह से। इनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो शूज वगैरह जो है वो ये बनाते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े शू मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर ये हैं। और इस पॉलिसी से मैं समझता हूँ कि SGF भी एक बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। ये कंप्लीटली जो चीज़ें हैं ये जो है वो इन्वेस्टर्स को मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट पहुंचाएगी। तो जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो इन कंपनीज को जो है मेरी रिकमेंडेशन है आप लोग अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। इनके अंदर आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए तवज्जो दिला रहा हूँ ताकि आप लोग इसको मजीद रिसर्च करें, एनालाइज करें, ताकि आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित हो। आगे हम चलें तो निषाद की दो कंपनीज हैं जिसको मैं समझता हूं कि बड़ा बेनिफिशियल जो है वो साबित होगी इस पॉलिसी की वजह से। जिसमें सबसे पहली कंपनी है निषाद चूनिया लिमिटेड, NCL। ये भी टेक्सटाइल के अंदर लिस्टेड है और टेक्सटाइल के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि इनकी जो एक्सपोर्ट्स इस वक्त चल रही है वो हांगकांग, मेनलैंड चाइना और ईस्टर्न कंट्रीज, बांग्लादेश और इवन यूरोप में भी इनकी जो है वो तमाम चीजें एक्सपोर्ट हो रही होती है, जिसमें डेनिम भी शामिल है, निटवेयर्स भी शामिल है, टॉवलर्स, शीटिंग और ये तमाम जो है वो प्रोडक्ट्स, होम टेक्सटाइल वगैरह भी शामिल है, स्पिनिंग वेविंग, ये लोग ये सारी चीजें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि निषाद चूनिया लिमिटेड भी एक लुक्रेटिव कंपनी है जो कि इस एक्सपोर्ट पॉलिसी से बड़ा उनको बेनिफिट होगा। इसको हम टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे। अगली जो कंपनी है जो कि मैं समझता हूँ वो है निषाद मिल्स लिमिटेड। निषाद मिल्स लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी भी है क्योंकि इसके तमाम जो होल्डिंग्स हैं, जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं अदर इनकम की सूरत में, वो छोटी छोटी अपनी ही निषाद ग्रुप की दूसरी कंपनीज में भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, होल्डिंग्स है, जिसमें निषाद पावर भी शामिल है, निषाद चूनिया भी है, MCB भी है, डीजी खान सीमेंट भी है। तो इनकी तमाम जो है वो निषाद मिल्स की अपनी निषाद ग्रुप की ही दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स भी है। तो जो दूसरी कंपनीज जो इनकी दो डिस्कस की हमने, डीजी खान सीमेंट और निषाद चूनिया, तो वो बेनिफिशियल होगी इससे। तो निषाद मिल्स को उनकी होल्डिंग कंपनी के तौर पे भी बेनिफिट होगा
और इवन निषाद मिल्स के जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ये स्पिनिंग, वेविंग, प्रोसेसिंग, आप देख सकते हैं होम टेक्सटाइल वगैरह, ये सब कुछ बनाते हैं, जिसमें से जो कमोबेश 54% जो इनकी सेल्स रेवेन्यू है वो इनका एक्सपोर्ट से ही आता है। लोकल सेल्स भी इनकी शामिल है, लेकिन इनकी जो टारगेट मार्केट में यूरोप भी शामिल है, यूएस भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ये तमाम मुल्क इनकी एक्सपोर्ट के अंदर शामिल है। और कमोबेश 54% इनकी जो रेवेन्यू है वो, जैसा मैंने बताया, एक्सपोर्ट से ही आती है। तो ये भी मैं समझता हूँ निशात मिल्स, जो कि मजीद एक्सपेंशन पर भी काम कर रहा है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, और मजीद यूरोप के अंदर चूंकि एक प्रॉफिट मार्जिन यूरोप में ज्यादा होता है, तो यूरोप बेस्ड जो एक्सपोर्ट्स है वो निशात मिल्स भी अपनी ग्रो कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि निशात मिल्स भी एक अच्छा बेनिफिट इसको भी मिलेगा। तो ये तमाम जो है वो 6 कंपनीज मैंने आप लोगों के सामने पेश की है, जो कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन तमाम 6 कंपनीज के अंदर, और भी कंपनीज है लेकिन ये 6 कंपनीज मैंने पिक की है, जो कि मैं समझता हूँ मेरी रिसर्च के मुताबिक कि ये बड़ा बेनिफिट इन्हें जो है वो मिलेगा इस हवाले से। आगे चलते हैं, रिजल्ट्स की थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो रिजल्ट के अंदर अगर हम देखें तो हाई नून से लेकर यहाँ तक जितनी भी कंपनीज हैं एमसीबी तक, तो ये सारी कंपनीज के रिजल्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 2 कंपनीज खास जो मेरी टॉपिक्स, ये 2 कंपनीज है रिजल्ट बेस्ड, रिजल्ट के हवाले से, वो इंटरलूप और एमसीबी है। अगर हम आगे चलें तो एमसीबी को सबसे पहले देखें, तो एमसीबी के अंदर अगर हम रिजल्ट की सूरत हाल देखें तो मैं समझता हूँ, ये डीपीएस का पोर्टल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर रिजल्ट बेसिकली, अगर हम सिंपल सिंपल वर्ड्स में भी अगर हम रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो 2024 में इनकी थोड़ी सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में जो है वो स्लाइटली कमी आई है, और 2025 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर भी जो है वो एक मेंटेन्ड रिजल्ट हैं तमाम ही क्वार्टर्स के। और मैं जो 2025 का क्लोजिंग हो गई है, रिजल्ट आने वाला है, अगर हम यहाँ से देखें तो 4 तारीख को इनका रिजल्ट है। मैं समझता हूं कि स्लाइटली जो है वो प्रॉफिट डिक्लाइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि स्लाइट प्रॉफिट डिक्लाइन जो है वो एमसीबी के रिजल्ट के अंदर हम देखेंगे 2025 के रिजल्ट्स के अंदर। तो ये जो है वो मेरी अपनी रिसर्च है, आप लोग जरूर अपनी कैरी आउट कीजिएगा। इसके बाद इंटरलूप की तरफ अगर हम बढ़ें, तो इंटरलूप का भी रिजल्ट जो है वो आने जा रहा है नेक्स्ट वीक में ही, जो कि 4 तारीख को ही रिजल्ट है, यानी कि सेम डे जिस दिन एमसीबी का रिजल्ट है उसी दिन इंटरलूप का भी रिजल्ट है। और इंटरलूप के रिजल्ट को अगर हम देखें तो स्लाइटली लास्ट टाइम जो 2025 का रिजल्ट आया था वो जो कोई बेहतर नहीं था, और उसकी वजह यही थी कि वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। अब जो है वो उनका हाफ ईयरली रिजल्ट आने जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि कदरे बेहतर होगा। अगर हम 2025 के क्वार्टर से कंपेयर करें, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनका रिजल्ट थोड़ा एक बेहतर इसके अंदर नजर आ सकता है। ये मेरी अपनी रिसर्च है, आप लोग जरूर अपनी कैरी आउट कीजिएगा। हम आगे चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को भी डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ट्रेनिंग्स की तरफ दोबारा तवज्जो दिलवाऊं कि ट्रेनिंग जो लोग लेना चाहते हैं प्रॉपर टेक्निकल्स के हवाले से, वो लोग राब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ जो लोग अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज चाहते हैं वो लोग भी व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर है, 0300 189 666 व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ट्रेडिंग सिग्नल्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस हवाले से भी कोई राब्ता करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर राब्ता कर लीजिएगा। हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। 3 स्टॉक्स को इंशाल्लाह हम एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो एसजीएफ है, इसके बाद निषाद चूनिया लिमिटेड है, और फिर निषाद मिल्स लिमिटेड है। मैंने उन्हीं कंपनीज को पिक किया है, जो कंपनीज की रिकमेंडेशन मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के हवाले से दी है, उन्हीं कंपनीज को मैंने जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से भी पिक किया है। और देखते हैं हम इनकी क्या पोजीशंस नजर आती है, और उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि क्या टेक्निकली इनकी क्या पोजीशंस नजर आ रही है। सबसे पहले हम चलते हैं एसजीएफ के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको एनालाइज करें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाल ही में लिस्ट हुई हुई कंपनी है, बहुत पुरानी नहीं है एसजीएफ। लेकिन अगर सूरत हाल अगर हम इसको डिस्कस थोड़ा सा एनालाइज करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टॉप पोस्ट किया है, फिर दोबारा यहाँ पर टॉप पोस्ट किया था। सबसे पहला टॉप हम ले रहे हैं 2021 30 जून 2021, जून 2021 से, फिर ले रहे हैं हम दिसंबर 2024 से, और यहाँ पर करंटली जो है वो ब्रेक किया है जनवरी 2026 में। हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग देख सकते हैं कि एक यहाँ से ब्रेकआउट, फेल ब्रेकआउट किया था, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेकर मूव हुआ, एक ब्रेकआउट दिया, 141.89 का हाई पोस्ट किया, दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आया, और मैं समझता हूँ यहीं से करंटली बढ़ रहा है। करंटली अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो है वो इसकी बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे इसकी बाइंग
रिकमेंडेशन है कि यहाँ से बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका टारगेट जो है वो सबसे पहले 14189 का ही रख के चलेंगे। यहाँ से एक्सटेंड होकर ये मैं समझता हूँ कि 155 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, यानी कि 150 से 160 के ब्रैकेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, ट्रेडर्स को जरूर इसके अंदर ध्यान दीजिए। अगली कंपनी के हम तरफ चलते हैं, वो जो कि है निषाद चूनिया लिमिटेड, एनसीएल। एनसीएल की अगर हम पोजीशन देखें तो इसी तरह मंथली टाइम फ्रेम को मैंने पहले एनालाइज किया हुआ, यही लाइन ब्लैक कलर की जो चल रही है ये मंथली टाइम फ्रेम से ही चल रही है, जो कि इसका ब्रेकआउट नहीं किया था, फेल ब्रेकआउट था। और फेल ब्रेकआउट के बाद जो है वो ये वापस इसी अपने चैनल की पोजीशन के अंदर वापस से आ गया है, जो कि इसका चैनल आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन के साथ इसका चैनल है, और इसी के अंदर मूव कर रहा है। एक जबरदस्त लिक्विडिटी के बाद एक स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है, और मैं समझता हूँ करंट लेवल से इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। यहाँ से करंट लेवल से इसमें बाइंग कीजिए, 52 के आसपास की क्लोजिंग है, करंट लेवल से बाइंग कीजिए। यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मैं समझता हूँ कि एक बुलिश फॉर्मेशन ये बना लेगा और एक बुलिश पोजीशन के अंदर चला जाएगा। ब्रेकआउट इसका 58 के ऊपर मौजूद है, 58 पर इसका ब्रेकआउट मौजूद है। 58 के ब्रेकआउट के बाद ये एक बुलिश पोजीशन में जाएगा और फिर एक नए पैटर्न की तरफ बनेगा। तो बुलिश मोमेंटम के लिए, बुलिश रैली के लिए मैं समझता हूँ इसको अभी से बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स में मिलता है, बहुत अच्छी बात है, बाय ऑन डिप्स में इसमें बाइंग करना शुरू कर दीजिए। अगली कंपनी निषाद मिल्स लिमिटेड, एनएमएल। एनएमएल यानी कि निषाद मिल्स लिमिटेड को भी डिस्कस करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हुई भी है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है 18 दिसंबर 2024 में ले रहे हैं, दूसरी जो है वो 30 सितंबर 2025, और फिर यहाँ से एक ब्रेक किया था, फिर वापस अंदर आया, फिर ब्रेक करके नया हाई पोस्ट किया और फिर वापस इसी के अंदर आया। करंटली एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ, एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर रहा है, और मैं समझता हूँ करंट लेवल से इसमें बाइंग शुरू कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स पर इसके अंदर बाइंग शुरू कर सकते हैं। करंटली इसके ब्रेकआउट का हम देखेंगे कि ये जो हाई है ये इसको ब्रेक करेगा, 208 रुपये 40 पैसे का इसका हाई है। ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर अपने इस एरिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि इस वक्त करंटली जो है वो 235 की तरफ बनता है। तो मैं समझता हूँ स्ट्रेट अवे 235 को ये टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगा, वहां तक आप इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए कैरी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।